एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 3 एंड 4 ऑफ अक्टूबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुका हूं कि हमारा एक इंपॉर्टेंट बैच हमारे परफेक्शन आईएएस के ऐप पे लॉन्च हुआ है जो कि आपके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बनाया गया। काफी प्रिसाइजली उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज को आपके सामने अवेलेबल करा दिया है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं प्लस बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज है ताकि आप अच्छी तरीके से कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे नहीं इस बार के एग्जाम्स में, क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा है तो चांसेस भी होने के आपके उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार उस कोर्स के बारे में देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे ले भी सकते हैं। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स होंगे। आज कुछ ज्यादा ही हमें नेशनल टॉपिक्स दिख रहे हैं तो एक एक करके हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक क्या है? पहला है सूरत डायमंड से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ क्यों आ रही है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप ये समझो कि लास्ट के 1-1.5 साल से लगातार डायमंड और सूरत न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स, अराउंड 70 ज़्यादा वर्कर्स ने अभी तक सुसाइड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्यों किया उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि एक बहुत ही ऑफिशियल बिल्डिंग इस साल ही एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग लॉन्च करी गई थी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनी है। उसका नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स। ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया। सूरत डायमंड बोर्ड्स को इनॉग्रेट किया गया था कहां पे? ड्रीम सिटी सूरत, गुजरात में। पर यहां पे हुआ ये कि जैसा हमने सोचा था कि यहां पे बहुत सारा रोजगार का साधन निकलेगा, ठीक है, प्लस यहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस होने वाला है, वैसा कुछ भी उतना होते हुए दिखा नहीं। और उसकी वजह से वर्कर्स को काफी परेशानी भी आई, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ और कई सारे वर्कर्स ने मौत का भी रास्ता चुना है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में जानना, ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ऑफिस है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे मौजूद है? इंडिया में कहाँ पे? गुजरात में कहाँ पे? सूरत में ड्रीम सिटी में। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्ड्स याद रहेगा। इससे पहले कौन सी बिल्डिंग थी? आई थिंक यूएसए की एक बिल्डिंग थी, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं, सबसे बड़ा ऑफिस आप बोलेंगे। सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई और आपका नाम आएगा, आई थिंक बुर्ज खलीफा आएगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो एसडीबी सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। और कुछ एक चीज जान लीजिए, एक बार हम लोग डायमंड के बारे में देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कि डायमंड हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है अभी तक का अर्थ में, और इसको बनने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये कहाँ पाया जाता है? ये मेंटल में पाया जाता है। और मेंटल में वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जब ये डाइक्स और सिल्स में जाकर जब मेंटल इकट्ठा हो जाता है, मैग्मा जब इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? वहीं पे डायमंड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इंडिया में कहां पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार देख लीजिए, डाइक्स एंड सिल्स के बारे में मैंने आगे आपको दिखा रखा है, एक एक करके हम लोग सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये समझिए कि इंडिया में डायमंड का प्रोडक्शन कहां पे होता है। तो इंडिया में डायमंड का सिर्फ एक ही स्टेट है जहां पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है, वो है एमपी। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमपी में भी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है, वो ध्यान रखेंगे आप, पन्ना। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है क्या? डायमंड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही माइन है जहां पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है, उसका नाम है माजुगवान माइंस। ठीक है, माजुगवान माइंस। आपको ध्यान रखना है किस चीज से रिलेटेड है? डायमंड से रिलेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है। MAJHGAWAN माजुगवान माइंस। आपको ध्यान रखना है कि डायमंड से रिलेटेड है। कहाँ पे? पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये इंडिया का सिर्फ अकेला स्टेट है जहाँ पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या बिहार में प्रोडक्शन होता है? तो ऑब्वियसली बिहार में प्रोडक्शन नहीं होता, बट बिहार में 2013 में डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? पटना में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। बिहार में डायमंड नहीं मिलता बट गोल्ड जरूर मिलता है। गोल्ड कहाँ मिलता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह एमपी में माजुगवान माइंस में क्या मिलेगा? हमें डायमंड मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कुछ चीजें हम लोग एक एक करके थोड़ा जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सिल्स में और डाइक्स में क्या मिलते हैं? डायमंड का प्रोडक्शन होता है। और जब इसका इरोजन होगा तो धीरे करके जब ये सरफेस पे आता है तो वहां से डायमंड को निकाला जा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी टॉप 3 कंट्रीज है जो कि डायमंड का प्रोडक्शन करती है। पहली कंट्री है रशिया। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डायमंड को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज कौन सी है, तो आप लिखेंगे पहले नंबर पे है रशिया, सेकंड नंबर पे है बोट्सवाना कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और थर्ड नंबर पे है कनाडा, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आपसे पूछेगा। अगर बाय चांस पूछ लिया तो आप चौथे पे एंगोला नहीं तो डीआरसी को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कई जगह डीआरसी को बोला गया, कई जगह एंगोला का नाम लिया गया है। ठीक है, तो अब मेन 3 को ध्यान रखना है आपको कि रशिया पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे बोट्सवाना और थर्ड नंबर पे कनाडा वर्ल्ड में डायमंड प्रोडक्शन के रिलेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रोसेस्ड डायमंड
कहाँ पे सबसे ज्यादा, कहाँ से, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो उस केस में इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रोसेस डायमंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब रॉ डायमंड कहीं से आया, रॉ डायमंड कहीं से आया, उसको पॉलिश वॉलिश करके, उसको जो करना है हमें करके, उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हो गया प्रोसेस डायमंड। और ये सबसे ज्यादा कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो पहला कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद है यूएसए एंड थर्ड है इसके बाद हांगकांग के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे ज्यादा डायमंड प्रोड्यूसिंग वाली कंट्री कौन सी, डायमंड प्रोडक्शन वाली कंट्री कौन सी है, तो वो है रशिया, सेकंड नंबर पे है बोत्सवाना और थर्ड नंबर पे है कनाडा। और अगर पूछे कि प्रोसेस डायमंड की बात पूछे तो लिखना है आपको इंडिया, सेकंड नंबर पे यूएसए एंड थर्ड नंबर पे हांगकांग। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी। इंडिया में एक ही जगह पे डायमंड का प्रोडक्शन होता है, वो है एमपी। एमपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पन्ना, और पन्ना में माजगवान माइंस से आप कनेक्ट करके रखेंगे कि ये डायमंड से रिलेटेड है। बिहार में डायमंड का प्रोडक्शन नहीं होता, पर बिहार के पटना में डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट जरूर है, जो कि 2013 में स्टैब्लिश करी गई थी। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपको डायमंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें। ये तो मैंने एक आपको ओवरऑल बता दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। और देखो कि डायमंड में कितना कार्बन कंटेंट होता है अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद ये देखो कि कोल के हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ रखे हैं, जैसे पीट पढ़ रखा है, लिग्नाइट पढ़ रखा है, बिटुमिनस पढ़ रखा है, एंथ्रासाइट पढ़ रखा है। इन सबसे ज्यादा ग्रेफाइट में क्या होता है, कोल होता है, ये कार्बन कंटेंट होता है, और ग्रेफाइट से भी ज्यादा डायमंड में कार्बन कंटेंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ग्रेफाइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूरज डायमंड से रिलेटेड। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक और चीज क्लियर हो गई होगी इस बिल्डिंग के बारे में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिशियल बिल्डिंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कितने 6,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे है, ड्रीम सिटी में है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस बिल्डिंग को जिसने बनाया है उस फर्म का नाम क्या है, मोर्फोजेनेसिस, ये आप ध्यान रखेंगे। इस बिल्डिंग का नाम क्या है, सूरज डायमंड बोर्ड्स को बनाने वाली आर्किटेक्चर फर्म का नाम क्या है, उसका नाम है मोर्फोजेनेसिस, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बचा होगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है बिहार में कहाँ पे, बिहार में डायमंड का कोई नहीं है, पर गोल्ड का है। गोल्ड का कहाँ पे, जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जमुई डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्शन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि पैरालंपिक्स मेडलिस्ट रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा रिसेंटली कौन से कंट्री में पैरालंपिक्स को अवार्ड, पैरालंपिक्स जो मेडलिस्ट है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट से, सॉरी, तो स्टेट्स कौन से, यूपी और एमपी है, ठीक है। अब इसके बारे में मेन चीज मेरे को ये नहीं बतानी थी, मेन चीजें मुझे कुछ और बतानी थी। इस बार की जो हमारा पैरालंपिक्स का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। पैरालंपिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पैरा गेम्स क्या होते हैं। जब भी कोई गेम्स होता है, जैसे ओलंपिक्स था तो उसी का पैरा ओलंपिक्स हुआ, ठीक है। एशियन गेम्स था तो उसी का एशिया पैरा गेम्स, मतलब जो हमारे विकलांगजन है, जो हमारे दिव्यांगजन, जो हमारे भाई बहन है, उनके लिए भी एक गेम को दिया जाता है, जो कि 1960 से ही स्टार्ट हो चुका है। और इस बार जो गेम हुआ था ओलंपिक्स का, ये 12th एडिशन था, ये पैरालंपिक का 12th एडिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार जो इंडिया का परफॉर्मेंस है, इंडिया का परफॉर्मेंस पेरिस 2024 में अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना बेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में ये जानो कि अभी तक हम लोगों ने टोटल जितनी बार भी पैरालंपिक्स हुए हैं, अभी तक टोटल हम लोगों ने 60 मेडल जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड जीते, 21 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज जीते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 1960 से अभी तक हम लोग पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, अभी तक हम लोगों ने 60 मेडल जीते हैं, उसमें से 16 गोल्ड, 21 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज अभी तक जीते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, अब इस तरीके से इस डेटा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है, या आप डेली सुनने को आपको नहीं मिलता होगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो समझ में आया कि अभी तक हम लोगों ने कितने मेडल जीते हैं, अराउंड 60 मेडल जीते हैं, आप ध्यान रखेंगे। 60 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आप भूल जाओगे, तो 60 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने मेडल जीते 2024 में पैरालंपिक्स पेरिस में जो हुआ, उसमें हम लोगों ने कितने मेडल जीते, इसमें हम लोगों ने 29 मेडल जीते, आपको ध्यान रखना है। कितने मेडल जीते, 29 मेडल जीते, इसमें 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, 7 गोल्ड प्लस 2 9 और 9 के बाद 13, मतलब प्लस 4 सिल्वर, आपको ब्रॉन्ज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते इस बार हम लोगों ने। टोटल 29 मेडल्स इस बार हम लोगों ने पैरालंपिक्स में जीते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और चीज जानो, हम लोगों ने हम लोगों की तरफ से टोटल 84 एथलीट्स थे, और उन्होंने 12 डिसिप्लिन्स में एक तरीके से पार्टिसिपेट किया, और 3 नए गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया, और 3 नए गेम्स का नाम क्या था, उनका नाम था पैरासाइक्लिंग। अब यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन आएगा कि
कि कौन सा ऐसा गेम है जिसमें हम लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें अगर आपको दिख गया पैरासाइक्लिंग है तो चुपचाप टिक करेंगे। अगर आएगा कि पैरा रोइंग है और अगर आ गया कि ब्लाइंड जूडो है तो इन सब में हमें चुपचाप टिक कर देना कि हाँ जी इस बार हम लोगों ने पहली बार पैरासाइक्लिंग में पार्टिसिपेट किया, इस बार हम लोगों ने पहली बार ब्लाइंड जूडो में पार्टिसिपेट किया, इस बार हम लोगों ने पहली बार पैरा रोइंग में पार्टिसिपेट किया। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा काम की है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको रेडी करके जाना है, ठीक है। अभी तक आपको इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई, कुछ और चीज़ जानते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार हम लोग मेडल टैली देख लेते हैं कि मेडल टैली में इस बार पैरालंपिक्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी थी, ठीक है। पैरालंपिक्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी थी, तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे चाइना, सेकंड नंबर पे लिखेंगे ब्रिटेन और थर्ड नंबर पे लिखेंगे आप यूएसए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ओलंपिक्स पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, इसका उल्टा कर देना है। ओलंपिक्स में आएगा पहले नंबर पे यूएसए और सेकंड नंबर पे आएगा चाइना, उल्टा नहीं, मतलब पहले नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, और पैरालंपिक्स में चाइना पहले नंबर पे, सेकंड पे ब्रिटेन और थर्ड पे यूएसए। मतलब तीनों ही जो काफी रिच कंट्री है, चाइना भी रिच ही कंट्री है, ठीक है। बेशक उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो पर है तो वो रिच कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इंडिया की पैरालंपिक्स में रैंक कितनी थी, देखो ओलंपिक्स की रैंक सब लोग याद कर लेते हैं, पैरालंपिक्स की पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। पैरालंपिक्स में इंडिया की रैंक है 18th, आपको ध्यान रखनी है। इस बार पैरालंपिक्स का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स वालों से ज्यादा बढ़िया है, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है। ओलंपिक्स को पूरा इग्नोर कर दिया जाए और पैरालंपिक्स से क्वेश्चन पूछने लग जाए, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज को रेडी करके चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बार इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 18, आपको ध्यान रखना है। और इस बार एक और चीज देखिए कि इंडिया में किस किस में मेडल जीते, पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा जूडो और शूटिंग, पैरा स्पोर्ट। और सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते, पैरा एथलेटिक्स में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पैरा आर्चरी में भी हम लोगों ने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें जो ब्रॉन्ज जीतने वाली महिला है उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आएगा तो आपको रेडी करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनका नाम जानो, ये है शीतला देवी, ठीक है, सॉरी शीतल देवी, ठीक है। ये कौन है, ये पैरा आर्चर, इनको देख रहे होगे कि कैसे ये विकलांग होते हुए भी किस तरीके से ये आर्चरी कर रही हैं, ठीक है। तो शीतल देवी कहां से बिलोंग करती है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। और ये सिर्फ 17 साल की है और ये एक तरीके से सबसे यंग मेडलिस्ट भी बन चुकी है इंडिया की तरफ से इस बार के पैरालंपिक्स की। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 17 साल की उम्र में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था, जिसके बेसिस पे और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अर्जुना अवार्ड भी दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित करा गया है 9 जनवरी को, आई थिंक, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इस बार अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया है, इस बार अर्जुना अवार्ड दिया गया था शीतल देवी को, जो कि क्या है, जो कि पैरा आर्चर है। और इन्होंने इस बार के पैरालंपिक्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेकर आई हैं अपने देश के लिए, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको पैरालंपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा अंदर से खुश होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और चीज़ देखते हैं हम लोग क्या क्या है। नेक्स्ट अजीत डोभाल फ्रांस से रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि अजीत डोभाल कहाँ गए, फ्रांस गए, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ के अब ये प्रेसिडेंट से मिलकर आए हैं, ठीक है। मतलब अब इंडिया के जो ये है अजीत डोभाल है, जैसे NSA है, फिर फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ये डायरेक्ट किसी भी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से मिलने लग गए हैं, ठीक है। रशिया के में भी आपने देखा था कि कौन मिल के आया था, NSA अजीत डोभाल भी मिले थे, और कौन मिल के आए थे, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे 1-to-1 मीटिंग हुई थी उनकी, ठीक है। मतलब अब हमारा कद काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रही है, तो चीज़ इससे साबित होती है, ठीक है। अब चीज़ जानो कि क्या है फ्रांस के बारे में याद करने लायक। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इस बार चूज करे गए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, माइकल बर्नियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार इलेक्शन हुआ था तो कौन जीते हैं, माइकल बर्नियर। कौन बन गए हैं, माइकल बर्नियर बन गए हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि राफेल जो फाइटर जेट है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांस से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांस से बिलोंग करता है। और कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, डसॉल्ट एविएशन। और इसकी स्पीड क्या है, 1.8 मैक की स्पीड है। अब ये मैक मतलब तो आपको पता ही होगा, हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। तो 1.8 मैक की स्पीड है और ये 4.5 जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग इसे फ्रांस से परचेज करें और अभी रिसेंटली जिसकी बात करें, जो परचेज करने की हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या है, इसका M वेरिएंट, राफेल M वेरिएंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बहुत सारे वेरिएंट है, BCM, ठीक है।
तो एम वेरिएंट इस बार हम लोग परचेज करें, एम मतलब मरीन वेरिएंट हम लोग परचेज कर रहे हैं। अराउंड 26 मरीन वेरिएंट परचेज करने की बात चल रही है, किससे? डसॉल्ट एविएशन फ्रांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है बोइंग से। बोइंग किसके? यूएसए की। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल भी हम किससे परचेज करें? वो भी हम परचेज करें यूएसए से, आपको ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको बचाकर चलो, यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाइस एडमायरल आरती सरीन, ठीक है। अब इनको क्या बना दिया गया है? इनको आर्म्ड फोर्सेस का AFMS, ठीक है, इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। किसका? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का, आपको ध्यान रखना है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS का इनको डीजी बना दिया गया। और ये फर्स्ट वुमेन डीजी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले ये इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं, ये इंडियन आर्मी में भी रह चुके हैं और नेवी में भी रह चुके हैं, मतलब इन्होंने तीनों जगह सर्व किया है। और अब इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस मरीन सर्विसेज का, आपको ध्यान रखना है। वाइस एडमायरल आरती सरीन, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, नाम को आपको हमेशा याद करते हुए चलना है, ठीक है। पुराने नाम भूल नहीं जाने, जैसे पुराने मैं करवाता हूं तो ऐसा नहीं कि आप उसको करके फिर भूल जाओ, नहीं, उसको साथ के साथ हमें याद करते हुए जाना है, जैसा कि मैं आपको याद करवाता रहता हूँ। इस बार हमारे गोविंद मोहन कौन बने? वो बने हमारे होम सेक्रेटरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। RS भट्टी कौन बने? CISF के चीफ, CISF के डीजी बने, आपको ध्यान रखना है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने? उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस बार बिहार के एक नए डीजीपी बने, उसका नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो वाइस एडमिरल आरती सरीन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी एक खास बात यह भी है कि इन्होंने तीनों ही सर्विसेज में अपना काम किया है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आसियान नाटो। अब आसियान नाटो की बात किसने करी? आपको चुपचाप ध्यान रखना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा से आप ध्यान लगा लोगे यार, कहीं ये वेस्ट का तो नाम नहीं लग रहा है, कहीं ईस्ट का ही नाम लग रहा है। जापान नहीं तो नॉर्थ कोरिया टाइप की कोई कंट्री होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शिगेरू इशिबा कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जापान से बिलोंग करते हैं। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही मेंबर, आपको ध्यान रखना है। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन थे? फूमियो किशिदा थे, जिन्होंने काफी स्कैंडल किया अपने घर में, ठीक है। बाहर उनकी काफी अच्छी इमेज थी, पर अपने कंट्री में काफी उनकी अच्छी इमेज नहीं रह गई थी, जिसकी वजह से वो रिजाइन मारे। और अभी कौन बने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिदा। और इन्होंने बात किस चीज की है? इन्होंने बात की आसियान नाटो की। आपको इस चीज को क्लियर करके चलना है, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि चाइना पे जो बॉर्डर है वो स्टेबल है बट नॉर्मल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये मत सोच लेना कि हम लोग अब चाइना के साथ हमारी ढंग की बने रहे, तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। सोनम वांगचुक ने क्या कर दिया? इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में आके, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में राजघाट के पास आए थे और वहां पे ये अपना जो भी है वो सब करे। ये किस चीज के लिए लड़े? ये लड़े लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा मिले, प्लस उसको 6 शेड्यूल में डाले। 6 शेड्यूल के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग कुछ देखते हैं बोइंग के बारे में। बोइंग से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बोइंग का ही एक कैप्सूल था, कौन सा कैप्सूल? स्टार लाइनर कैप्सूल, ठीक है। स्टार लाइनर कैप्सूल, जिसमें कौन गई? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए और वो जाकर फंस गए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी? यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी कि एक तो थ्रस्टर काम नहीं कर रहा था, प्लस हीलियम गैस लीक हुई थी, ठीक है। सेकंड चीज के बारे में ध्यान लो कि बोइंग के ही वर्कर्स है जो कि अभी प्रोटेस्ट करें, किसके लिए? ताकि उनकी जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो बोइंग के ही वर्कर्स है, आपको ध्यान रखना है। प्लस बोइंग पे ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि इनका जो एयरक्राफ्ट है उसमें काफी ज्यादा खामियां देखी गई है। तो बोइंग की कंपनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बोइंग से ही हम लोग क्या खरीद रहे हैं? बोइंग से ही हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपाचे हेलीकॉप्टर की भी डील किससे हो रही है? बोइंग से हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखना है कि बोइंग ने ही अपना कैंपस लगाया है BIETC, ठीक है। बोइंग का एक इंजीनियरिंग का कैंपस कहां पे लगाया गया है? तो ये बेंगलुरु में लगाया गया, आपको ध्यान रखना है। ये बेंगलोर में लगाया गया है, बेंगलुरु में लगाया गया है। और ये 1600 करोड़ के लागत से लगाया गया है। और ये 46 एकड़ में फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और ये अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कैंपस है जो कि कहीं पे लगाया गया है, जो कि इंडिया में बेंगलोर में लगाया गया है। तो आई थिंक अब आपको सारी चीजें बोइंग के बारे में क्लियर होगी। बहुत हमेशा लगातार न्यूज में था बोइंग, तो इसलिए मैंने आपको एक साथ कुछ चीजें करवा दी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान लो कि बोइंग सुकन्या योजना क्या है? बोइंग, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन सब चीज को इग्नोर करते हुए क्या आ जाए? बोइंग सुकन्या योजना। अब ये बोइंग सुकन्या योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानूं। बोइंग सुकन्या योजना मतलब, सुकन्या मतलब आपको वुमेन से रिलेटेड है, और वुमेन को एविएशन सेक्टर में ले जाने से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वुमेन को एविएशन सेक्टर में
ले जाने से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। एविएशन सेक्टर के लिए उनको एनकरेज करना कि आओ भाई, हमें आपकी जरूरत है, आप आओ यहाँ पे सर्व करो, एविएशन सेक्टर काफी अच्छा है। इसके लिए कौन कर रहा है? इसके लिए बोइंग मेहनत कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। और बोइंग का ही काम है, बोइंग की एक तरीके से एक और योजना चला रहा है, योजना नहीं मतलब इसी योजना के तहत ये क्या सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को और अलग मतलब लोगों को भी इन जनरल भी अट्रैक्ट करे किसकी तरफ? साइंस की तरफ, ठीक है। और उनको कहे कि आप साइंस लो, साइंस से अपना करियर को परस्यू करो, स्टेम करियर को चूज करो। STEM इसकी फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर होगी। बोइंग के बारे में मुझे लगता है अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है इंडिया जमाइका। मैंने आपको क्या बताया था, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 दिन के विजिट पे आए हुए हैं। कहां पे? इंडिया में। आपको ध्यान रखना है जमाइका के प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखो, एंड्रयू होलनेस। आपको ध्यान रखना है एंड्रयू होलनेस। अब देख लो कि जमाइका की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कहां पे? एक बार देखो, साउथ अमेरिका ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर US है, ठीक है। जमाइका बीच में कहीं आपको दिख रहा है और ये कैरिबियन सी में आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जमाइका कौन से सी में लाई करता है, मतलब कौन से सी में वो है। तो आपको ध्यान रखना है कैरिबियन सी का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूँ, आप दूर से थोड़ा देखो, ठीक है। ये हो गया ऊपर USA, नीचे हो गया साउथ अमेरिका। ये देखो ये छोटा सा जो है कैरिबियन सी के अंदर ये एक जमाइका नाम का आइलैंड, आपको ध्यान रखना है। इसी के PM कहाँ पे आए हुए हैं? इंडिया में आए हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो केमोन आइलैंड है, यहाँ पे हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और ध्यान रख लोगे जमाइका के बारे में, यहाँ के PM आए थे इंडिया में विजिट पे, आपको ध्यान रखना है। और हम लोगों ने इनसे काफी हम लोग की अच्छी एक मुलाकात रही और हम लोगों ने UPI से लिंक करने की बात करी, ये सब कुछ बातें हम लोगों ने करी है, ठीक है। हम लोग के कुछ वहाँ पे एक तरीके से इंडियन ऑरिजिन लोग भी हैं वहाँ पे, जमाइका में रहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जमाइका के प्राइम मिनिस्टर का नाम अगेन आप याद रखो, एंड्रयू होलनेस, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि एंड्रयू होलनेस किससे रिलेटेड है, तो आप चुप लगा के आ जाएंगे कि ये जमाइका से रिलेटेड है, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए एंटी डंपिंग प्रोब। अब देखो एंटी डंपिंग प्रोब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, DGCA के बारे में बता चुका हूँ। तो एक बार जाकर मेरे पुराने लेक्चर देखो, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर 1 लाइन में मैं पूछूँ कि अभी रिसेंटली एंटी डंपिंग प्रोब स्टील से रिलेटेड कहाँ पे, कौन सी कंपनी पे चल रहा है, कौन सी कंट्री पे चलता है, तो ये किस पे चलता है? चाइना के खिलाफ चलता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एंटी डंपिंग ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरा कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट देखो नालसा का MOU हुआ है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के साथ नालसा का MOU हुआ है, किस चीज के लिए? ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन में जो भी लोग हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो MOU साइन हुआ है किसके बीच में? नालसा एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के बीच में। किस चीज से रिलेटेड? लीगल एड से रिलेटेड, मार्जिनलाइज्ड पीपल के बीच में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वायुवीर विजेता। अब ये क्या है, इसके बारे में जानो। ये एक तरीके की रैली है, किस चीज़ से रिलेटेड है? एयरफोर्स से रिलेटेड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एयरफोर्स से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है। वायुवीर से समझ में आ रहा होगा, एयरफोर्स से रिलेटेड है। और ये रैली कहाँ जाएगी? न्यू दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर लद्दाख जाएगी। न्यू दिल्ली से नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर लद्दाख जाएगी और फिर लद्दाख से तवांग अरुणाचल प्रदेश में आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इस पूरे सफ़र में ये टोटल 7000 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। और इसमें ये हर एक स्टॉपेज पे रुक कर ये एक तरीके से जो बच्चे होंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग एयरफोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। वायुवीर विजेता ये क्या है? एक तरीके कैंपेन, एक तरीके की रैली है। न्यू दिल्ली से लद्दाख, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश में तवांग में। और उसके बारे में जानो कि ये 8 अक्टूबर तक इन्हें अरुणाचल प्रदेश पहुंचना है। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को क्या है? इंडियन एयरफोर्स डे है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। अब ये 2 दिन का डायलॉग फोरम है, कहाँ पे होने वाला है? ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। और ये 24 और 25 अक्टूबर को होगा, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी चाणक्य डिफेंस डायलॉग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप। अब ये क्या है, इसके बारे में जान लो। ये एक तरीके का एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप होने वाला है, ठीक है। और इसमें अलग अलग जो स्टेट है वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना इनपुट देंगे कि उनका क्या मतलब उनका क्या इनपुट रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो भी एजुकेशन सेक्टर, जो भी एजुकेशनल फील्ड में जिस तरीके वो काम करे उसमें उनका क्या योगदान रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उसको उसमें शेयर करने की कोशिश करेंगे। सारे स्टेट्स मिलकर एक साथ आकर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है NHAK हॉस्पिटल। ये क्या है? ये नागालैंड का कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है NHAK। इसका फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसे प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अवार्ड नहीं मिला है, इसको चुना गया है कि बेस्ट परफॉर्मेंस हॉस्पिटल है नागालैंड के कोहिमा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के तहत ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CPB फॉर क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। तो CPB क्या है? ये है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस। कहाँ पे हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे कि गैंगटॉक सिक्किम में हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? गैंगटॉक में।
अब देखो क्लाइमेट से रिलेटेड अब कहीं न्यू दिल्ली में तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑब्वियसली ऐसी जगह पे होगा जो कि क्लाइमेट का बहुत ध्यान रखते होंगे। सिक्किम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग भी करते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट का ध्यान रखते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, गैंगटॉक सिक्किम में होने वाला है। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोलैबोरेट करके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके ये कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। कहाँ पे होगा, गैंगटॉक सिक्किम में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हीट वेव से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो हीट वेव से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी पिछले साल 69 बीपीएससी में क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैंने समझाया था, प्लस कुछ क्राइटेरिया बताए थे, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग यह बताते हैं कि ये हीट वेव है कि नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है हीट वेव। ओवरऑल क्या होता है ये समझो कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर रहे कुछ दिनों तक, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइम तक, तो उसे हीट वेव कंसिडर कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके 2-3 क्राइटेरिया आपको सारा ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो क्योंकि क्राइटेरिया के बेसिस पे पिछली बार क्वेश्चन आया, आगे का समझो कि आगे हमने क्या समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर ये आएगा, क्वेश्चन इस पर हो सकता है क्राइटेरिया के बेसिस पे ना आए, क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली हीट वेव को किसने नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया, कौन सा स्टेट ने नेचुरल डिजास्टर घोषित किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश ने हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर घोषित किया, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब नेचुरल डिजास्टर घोषित करने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर व्यक्ति की मौत होती है तो क्या होता है, उसको एक तरीके का कंपनसेशन मिल सकता है, ठीक है, अगर नेचुरल डिजास्टर से हुई है तो मौत, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्या बिहार में हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर घोषित कर रखा है। तो यस, बिहार में भी हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर घोषित कर रखा है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं हीट वेव से वो कहाँ पे होती है, वो होती है उत्तर प्रदेश में, और सेकंड नंबर पे होती है बिहार पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार पे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मौतें होती है किससे, हीट वेव से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बिहार में भी इसे नेचुरल डिजास्टर घोषित कर रखा है, और हम देखते हैं कौन कौन से किस किस चीज़ को नेचुरल डिजास्टर घोषित कर रखा है। तो अर्थक्वेक को, फ्लड को, ड्रॉट को, फायर को, हीट वेव को, कोल्ड वेव को और हाई स्पीड विंड या साइक्लोन को किस नेचुरल डिजास्टर घोषित कर रखा है। अगर इन सारी चीज़ों की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे लाइटनिंग को, ठीक है, अगर किसी की मौत लाइटनिंग की वजह से होती है, ठीक है, बिजली गिरने की वजह से होती है, तो उसको नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। लाइटनिंग की वजह से मैंने आपको 4 जिलों के नाम बताए थे, कौन से 4 जिले हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से मौतें होती हैं, ठीक है। बिहार में करीब 250 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं हर साल, सिर्फ किस वजह से, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। और अराउंड 50 से 60 से 70 लोग इंजर्ड हो जाते हैं हर साल, प्लस जितने भी मरने वाले लोग हैं उसमें 70% क्या है, वो मेंस हैं, क्योंकि मेंस से बाहर जाके काम करते हैं तो उनकी मौतें हो जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अभी रिसेंटली लाइटनिंग स्ट्राइक की खबर कहाँ से आई थी, छत्तीसगढ़ से भी कई बच्चों की मौत हो गई। तो आपको ये थोड़ा सा ओवरऑल देखते हुए चलना है, पर आपको ये मान के चलना है कि लाइटनिंग स्ट्राइक को हम लोग एज अ नेचुरल डिजास्टर कंसिडर नहीं करते, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। पर अब टाइम आ गया उसको भी नेचुरल डिजास्टर घोषित करने का। आगे का देखिए कि मैन मेड हजार्ड किसको मानती है बिहार गवर्नमेंट, न्यूक्लियर हजार्ड को, केमिकल हजार्ड को, बायोलॉजिकल हजार्ड को, रेडियोलॉजिकल हजार्ड को और एक्सीडेंट को, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैंने कुछ अर्थक्वेक जोन प्रॉन एरिया मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो एक बार देख लोगे, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं वो मैंने एरिया बता दिया। इसमें ऑब्वियसली बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हीट वेव से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं था, तो मैंने इस तरीके से सिर्फ इनको दिखाया, हीट वेव से रिलेटेड कोई ज़्यादा खास डाला नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस एयरफोर्स डे कब है, इस बार है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक रैली जो कि नेशनल मेमोरियल से लेकर लद्दाख जाएगी, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश जाएगी, उसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। एयरफोर्स डे पे ही वो समाप्त होगी। अब जानो कि इस बार का एयरफोर्स का सेलिब्रेशन कहाँ पे होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार का एयरफोर्स का सेलिब्रेशन कहाँ होने वाला है, इस बार का एयरफोर्स का सेलिब्रेशन होने वाला है चेन्नई में, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो इस बार चेन्नई में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे किस चीज़ का, एयरफोर्स डे का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं संचरी रोग नियंत्रण कैंपेन, ठीक है। अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए जो कैंपेन कहाँ पे चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये यूपी में चलाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो डोर टू डोर जाएंगे और कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए अगर किसी वैक्सीनेशन की जरूरत है तो वो टीका लगाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होगी कि संचरी रोग नियंत्रण कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये यूपी में स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल में जानो कि शिगेरू इशिबा को क्या बना दिया गया, जापान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे फूमियो किशिदा, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे, इससे पहले थे फूमियो किशिदा, और दोनों ही कौन थे, दोनों ही लिबरल डेमोक्रेटिक
सदस्य हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान और फुमियो किशिदा, आई थिंक अब आपको ध्यान रहेगा, अब आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चीजें क्लियर हुई शिगेरू इशिबा के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने ही आशिया नाटो के बारे में बात की, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट थोड़े पहले आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया, लास्ट है, लास्ट क्या देखते हैं, इजरायली इन्वेजन। अब इजराइल इन्वेजन से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया कि इजराइल इन्वेड कर चुका है, कहां पे, लेबनान में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेबनान में कौन है, हिजबुल्लाह है, जो कि पहले बहुत दम भर रहे थे कि वो इजराइल को मजा चखाएंगे, अब वो खुद के प्रोटेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट उनके कमांडर्स के नाम आपको जान लेने हैं, ठीक है। एक तो है इब्राहिम मोहम्मद कबीसी, ये आपको ध्यान रखना है, मारा गया है इब्राहिम मोहम्मद कबीसी। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये कौन है, तो ये हिजबुल्लाह का कमांडर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पिछली बार देखो, पिछली बार प्रिगोजिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो इस पर यहाँ से आ सकता है। एक और क्वेश्चन आएगा कि हसन नसरुल्लाह कौन है, यह हसन नसरुल्लाह किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है, क्यों किससे रिलेटेड है, वो है हिजबुल्लाह से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आया फुआद शुक्र किससे रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन आया फुआद शुक्र किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। फिर आया अली कार्की के बारे में, अली कार्की किससे रिलेटेड है, अली कार्की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। और एक और नाम ध्यान रख लो, इब्राहिम अकील। अभी मैंने सारे कमांडर्स के नाम याद करवा दिए हैं, ठीक है, कुछ के मैंने लिख भी लिए थे ताकि गलती से छूट भी ना जाए, ठीक है। तो इब्राहिम अकील, अली कार्की, फुआद शुक्र, हसन नसरुल्लाह, इब्राहिम मोहम्मद कबीसी। अब मुझे नहीं लगता कोई आपको अलग दूसरे कमांडर का नाम याद रखने की जरूरत है। अभी एक नया चीफ बनेगा हिजबुल्लाह का, तो उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, फिर आपका आई थिंक हिजबुल्लाह से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सेक्रेटरी जनरल कौन थे हिजबुल्लाह के, तो आपको किसका नाम लगा के आना है, हसन नसरुल्लाह का नाम लगा के आना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इसकी जगह प्रेसिडेंट लिखा आएगा तब हसन नसरुल्लाह, नहीं, हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल थे किसके, हिजबुल्लाह की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ आपका छूटा है, ठीक है। पेजर अटैक किस चीज़ से रिलेटेड है, लेबनान में हिजबुल्लाह से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास यहाँ तक हम लोग रखते हैं। क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर कोई भी आपको इश्यू लगे, कोई किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत लगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।